नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की कानूनी खबरों के शो में। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताजा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 8 सितंबर को जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी दिल्ली की अदालतों में गवाही देने या साक्ष्य दर्ज कराने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। आपको बता दें कि 13 अगस्त को दिल्ली के LGVK सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिस कर्मियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने और अदालतों में गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया था। अगली खबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के कथित सहयोगी सरफराज अंसारी उर्फ मुन्नी को जमानत दी। उन पर साल 2001 के उसरी छट्टी हत्याकांड के मुख्तार अंसारी के करीबी होने का आरोप है। कोर्ट ने माना कि घटना के 22 साल बाद दूसरी FIR दर्ज करना उचित नहीं है, जबकि पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और ट्रायल चल रहा था। बचाव पक्ष ने बताया कि सरफराज खुद इस घटना में घायल हुए थे और उस केस में गवाह भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साल 2021 के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की और शर्त रखी कि वो सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे। अगली खबर में दिल्ली हाई कोर्ट में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी छवि, तस्वीरों और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने शिकायत की कि कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें वॉलपेपर, टी-शर्ट, कॉफी मग और अन्य वस्तुओं पर छापकर बेच रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने उनकी तस्वीरें मॉर्फ करके या AI से अवास्तविक और अतरंग तस्वीरें बनाकर प्रकाशित की, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है और अवैध आर्थिक लाभ उठाया जा रहा है। अदालत ने मौखिक रूप से अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया और टिप्पणी की कि बिना अनुमति किसी का नाम या चेहरे का उपयोग करना अस्वीकार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2026 को होगी। आगे बढ़ते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 15 साल की नाबालिग के साथ बार बलात्कार के दोषी उसके बड़े भाई की 20 साल की कैद की सजा को बरकरार रखा। बलात्कार की वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसका बाद में गर्भपात कराया गया था। अदालत ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पीड़िता और उसके परिवार को काउंसलिंग और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परिवार को किसी क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर से काउंसलिंग कराई जाए, ताकि वे इस सदमे से उबर सके। दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान राज कपूर ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्तियों में हिस्सेदारी के लिए मुकदमा दायर किया है। ये याचिका उनकी दूसरी पत्नी प्रिया कपूर, उनके बेटे महारानी कपूर और श्रद्धा सूरी मरवा, जो कि कथित वसीयत के निष्पादक हैं, उनके खिलाफ दाखिल की गई है। पिता की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी ने कहा कि कोई वसीयत नहीं है और सारी संपत्ति RK फैमिली ट्रस्ट में है। बाद में एक बैठक में श्रद्धा सूरी ने कथित वसीयत दिखाई, जिसे करिश्मा और बच्चों ने फर्जी और मनगढ़ंत बताया। उनका आरोप है कि गवाह दूसरी पत्नी के प्रभाव में है। याचिका में बच्चों ने वसीयत को अमान्य घोषित करने और 1/5 हिस्सा देने, संपत्ति का ब्यौरा पेश करने और संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को केवल इस आधार पर भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने ये मांग पति द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद की हो। ये मामला साल 2009 में विवाह और संतान के जन्म के बाद पत्नी का काम छोड़कर भारत लौटने से जुड़ा था। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और केवल बच्चे के लिए 25,000 रुपए प्रति माह तय किया था, ये मानकर कि पत्नी काम करने में सक्षम है। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत ठहराया और कहा कि पत्नी बेटी की देखभाल कर रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने पति की लगभग 10 लाख मासिक आय को ध्यान में रखते हुए पत्नी और बच्चे के लिए 2 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण तय किया। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज FIRs को लेकर सुनवाई हुई। ये FIR कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथी दवाओं के खिलाफ दिए गए उनके बयानों से संबंधित है। अदालत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR पर अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। मामले में बेंच ने सभी FIRs को जोड़ने से भी मना कर दिया, क्योंकि अब केवल बिहार की FIR ही लंबित है। बताते चले कि वर्तमान याचिका पर अक्टूबर 2023 में नोटिस जारी किया गया था। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।